वेलकम बैक टू आवर चैनल। देखो, रिटायरमेंट भी अब अपना चैप्टर ख़त्म हो चुका है। उसके बाद हमें पढ़ना था डिसोल्यूशन, लेकिन आरबीएससी की मेहरबानी से ये चैप्टर इस साल के लिए क्या हो गया है, डिलीट हो गया है। तो अब हमें डिसोल्यूशन वाला चैप्टर नहीं पढ़ना है, ठीक है। और तो हम लोग अभी थोड़ा सा आगे शिफ्ट होते हैं, पार्ट बी में हम लोग आते हैं, उसके कुछ टॉपिक्स पढ़ेंगे, फिर वापस से हम लोग इस पे आ जाएंगे। तो तुम्हारा एक चैप्टर और डिलीट किया है, शायद से बुक में तुम्हारा वो 6th चैप्टर है वो जो डिलीट किया है, जहाँ पे तुम्हें बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट्स वगैरह जैसे कैसे बनाना है, क्या आता है फॉर्मेट्स में, वो तुम्हें पढ़ना था। और इस बार हम लोग ने जो 11th में बैलेंस शीट पढ़ी थी, मतलब तुम लोग ने जो 11th में बैलेंस शीट पढ़ी थी और प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा था, वो कैसे पढ़ा था, हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट पढ़ा था। इस बार जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है वर्टिकल फॉर्मेट। लेकिन अगेन वो चैप्टर भी क्या हो गया है, डिलीट हो गया है। लेकिन मैं तुम्हें वो चैप्टर पढ़ाऊंगा ज़रूर। क्यों? बिकॉज हमें बैलेंस शीट का और प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट होना कंपलसरी है, बिकॉज वो हमें पार्ट बी में जो 2 चैप्टर्स है उसके लिए बहुत हेल्पफुल है। तो आज का लेक्चर हम सिर्फ यही पढ़ेंगे कि जो बैलेंस शीट है, प्रॉफिट एंड लॉस है, वो कैसे बनाते हैं और उस पर क्या क्या आता है, क्या क्या चेंजेस हुए हैं, सब कुछ हम लोग पढ़ेंगे आज के लेक्चर में, ठीक है। हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बैलेंस शीट का। नाउ मैं पहले एक बैलेंस शीट बनाता हूँ जो तुम लोग ने कब पढ़ी थी, 11th में पढ़ी थी। और फिर इस बैलेंस शीट को हम कन्वर्ट करेंगे किसमें, वर्टिकल बैलेंस शीट में। देखो, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट, बिकॉज या फिर टी फॉर्मेट भी हम लोग इसको बोल सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे तुम लोग क्या लिखते थे, देखो फर्स्ट तुम लोग लिखते थे कैपिटल, फिर आता था तुम्हारा रिजर्व्स वगैरह सब कुछ, फिर क्रेडिटर्स, फिर आता था तुम्हारा क्रेडिटर्स के बाद बैंक लोन, बिल्स पेबल, ये सारी चीज़ें तुम लोग लिखते थे लाइबिलिटीज में। यहाँ पर क्या आता था, तो फर्स्ट आता था पहले गुडविल, फिर लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फिर तुम लोग लिखते थे इन्वेस्टमेंट, फिर उसके बाद आता था इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्रीज का मतलब है स्टॉक, फिर डेटर्स, बिल रिसीवेबल, कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस, यही सारी चीज़ें तुम लोग पहले बैलेंस शीट में लिखते थे। तो ये तो हो गया हमारा हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट। अब हम लोग पढ़ेंगे इस बैलेंस शीट को वर्टिकल फॉर्मेट में कैसे लिखते हैं, क्या क्या चीज़ें आती है, समझना अच्छे से, बहुत इजी है, इतना कुछ टफ नहीं है। तो हम लोग देखते हैं वर्टिकल बैलेंस शीट। दो पार्ट में बनाऊंगा, आधा पार्ट उसका यहां पर रहेगा। देखो ना, हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट किस में कन्वर्ट हो गया है, वर्टिकल फॉर्मेट में। यहां पे जैसे हम लोग जो पहले पढ़ते थे, बैलेंस शीट को हम लोग 2 पार्ट में कैसे डिवाइड करते थे, एक था हमारा लाइबिलिटीज वाला पार्ट और एक था हमारा एसेट वाला पार्ट, ठीक है। अब इसके भी नाम चेंज हो गए हैं। नाम चेंज कैसे हुए, देखो ज्यादा कुछ नहीं, फर्स्ट पार्ट जो इसका आ गया है वो क्या होगा, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। क्या आएगा, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। फिर यहां कहीं पर लिख देते हैं हम लोग, इसका जो सेकंड पार्ट आएगा वो क्या आएगा, एसेट्स। मतलब जितनी मेरी इक्विटी एंड लाइबिलिटीज है, सेम मेरे क्या होने चाहिए, एसेट्स होने चाहिए, ठीक है। देखो, अब लास्ट ईयर जो तुम लोग ने बैलेंस शीट वगैरह करी थी, या फिर इस साल भी तुम लोग ने जो पार्टनरशिप में जो बैलेंस शीट वगैरह करी है, वो सारी हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट है। और वो जो बैलेंस शीट थी किसकी थी, एक तो प्रोप्राइटरशिप की थी और दूसरी पार्टनर्स की थी। उन दोनों की बैलेंस शीट नॉर्मली कैसे बनती है, तो यही फॉर्मेट में बनती है। लेकिन अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं बैलेंस शीट, ये फॉर्मेट कौन फॉलो करता है, तो कंपनी फॉलो करती है। कंपनी का कैपिटल नहीं होता है, कंपनी का क्या होता है, शेयर कैपिटल होता है, ठीक है। इसके बारे में भी हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे। फिलहाल ये बैलेंस शीट को हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं। कंपनी में क्या होता है, शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल मतलब कितने टाइप्स के शेयर्स होते हैं, तो इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स, मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ठीक है। तो इक्विटी एंड लाइबिलिटीज में कौन सा पार्ट आएगा, ए वाला पार्ट तुम्हें याद रखना है,
शेयर होल्डर्स फंड, ठीक है। और इसमें भी तुम्हें क्या याद रखना है, दो चीजें याद रखनी है, एक आता है शेयर कैपिटल और सेकंड आता है रिजर्व्स एंड सरप्लस। और भी चीजें आती है, लेकिन तुम्हारे जैसे ये सिलेबस से हट गया है तो हम लोग उतना ही पढ़ेंगे जितना हमें फिलहाल नीड है। इसका और डिटेल्स में पढ़ने के लिए मैं कभी एक और वीडियो डाल दूंगा जहां पर इसकी बैलेंस शीट की पूरा डिटेल वाइज तुम्हें स्टडी मिल जाएगी। फिलहाल के लिए हम लोग उतना समझेंगे जितना हमें हमारे सिलेबस के लिए जरूरत है, ठीक है। तो देखो इसका जो ए वाला पार्ट आएगा वो उसमें क्या है, हेडिंग, मेन हेडिंग है शेयर होल्डर्स फंड और उसमें क्या आता है तो शेयर कैपिटल और रिजर्व्स एंड सरप्लस। ऊपर हम लोग जो हेडिंग लिखते हैं वो क्या आता है, पर्टिकुलर्स, यहां हम लोग लिखते हैं नोट नंबर, फिर यहां पर हम लोग लिखते हैं करंट ईयर और यहां हम लिखते हैं प्रीवियस ईयर। करंट ईयर मतलब जो ईयर चल रहा है उसका डेटा यहां पर आ जाएगा और यहां पर पिछले साल का डेटा यहां पर आ जाएगा, ठीक है। फिर देखो यहाँ पर हम लोग ने क्या लिखा है, शेयर कैपिटल, रिजर्व, सरप्लस। यहाँ पर कैसे था, फॉर एग्जांपल हम लोग एसेट्स लिखते थे, एसेट्स के अंदर ये सारी चीजें आएगी, करंट एसेट्स, ये सारी चीजें। यहाँ पर ऐसा नहीं, कोई भी चीज अगर फाइन करनी है तो वो तुम्हें कहाँ से करनी है, वर्किंग नोट से करनी है। मतलब हर चीज का यहाँ पर क्या बनेगा तो वर्किंग नोट बनेगा। क्लियर, ये समझ में आ रहा है। फिर इसमें बी वाला पार्ट और कुछ है, लेकिन हम लोग के लिए फिलहाल जो जरूरत है हम लोग सिर्फ वही लेंगे। तो इसमें आएगा हमारा नॉन करंट लायबिलिटीज। मतलब ये जो लायबिलिटीज पार्ट है इसको इसमें दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है, नॉन करंट लायबिलिटीज और करंट लायबिलिटीज। ना नॉन करंट लायबिलिटीज किसे कहते हैं, नॉन करंट लायबिलिटीज मतलब वो लायबिलिटीज जो मुझे पे करना है इन मोर देन 1 ईयर, मतलब जो एक साल से भी ऊपर जिसको हमें पे करना है वो हमारी नॉन करंट लायबिलिटीज, और जिसे हमें एक साल के अंदर अंदर पे करना है वो हमारी करंट लायबिलिटीज। बहुत सिंपल है। जैसे फॉर एग्जांपल हम बैंक से लोन लेते हैं, बैंक से जो लोन लेते हैं हम लोग उसका टर्म्स होता है नॉर्मली 4 साल, 5 साल, 10 साल के लिए। तो वो हमारी कौन सी लायबिलिटी हो गई, वो हमारी नॉन करंट लायबिलिटी हो गई। फिर जैसे हम लोग ने किसी से माल खरीदा है उधार पर, तो वो मुझे ज़्यादा ज़्यादा 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीने का टाइम देगा पेमेंट करने के लिए, उससे ज़्यादा हमें कोई देता नहीं है। तो वो मेरे लिए क्या हो गई, कौन सी लायबिलिटी हो गई, करंट लायबिलिटी। तो उसको हम लोग क्लासीफाई किसमें करेंगे, करंट लायबिलिटी में करेंगे। तो एक हो गई हमारी नॉन करंट लायबिलिटी और एक हो गई हमारी करंट लायबिलिटीज, ठीक है। तो इसका जो बी वाला पार्ट है वो है नॉन करंट लायबिलिटीज, और इसमें भी बहुत सारी चीजें हैं लेकिन अपने को वो सब इंपॉर्टेंट नहीं है। और दूसरा क्या आ जाएगा इसमें, करंट लायबिलिटीज, ठीक है। तो इक्विटी एंड लायबिलिटीज में ये 3 चीजें आएगी। ये 3 चीजें समझ में आ गया, होप तुम्हें समझ में आ गया होगा कि हमने फर्स्ट पहले क्या किया है, बैलेंस शीट को 2 पार्ट में डिवाइड किया है, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। ए तो हो गया एसेट्स और ये हो गया इक्विटी एंड लायबिलिटीज। नाउ ए इक्विटी एंड लायबिलिटीज में 3 चीजें तुम्हें याद रखनी है, शेयर होल्डर्स फंड, जितना पैसा लगाया है शेयर होल्डर्स ने, नॉन करंट लायबिलिटीज वो लायबिलिटीज जो हमें 1 साल से ज्यादा के लिए पे करनी है, और करंट लायबिलिटीज जो हमें विद इन 1 ईयर तक पे करनी है, ठीक है। अब जो इसका बी वाला पार्ट है, देखो पहले तो ये तीनों हम लोग टोटल करेंगे तो एक हमारा ये इसका एक टोटल आ जाएगा जिसको हम लोग दे देंगे नाम ए। नाउ सेकेंड पार्ट हमें क्या पढ़ना है, एसेट्स। एसेट्स के अंदर भी 2 क्लासिफिकेशन है। फर्स्ट वाला जो पार्ट है वो है नॉन करंट एसेट्स, और जो सेकेंड पार्ट है वो है इसमें करंट एसेट्स, ठीक है। और भी है इसके अंदर डिस्क्रिप्शन, लेकिन फिलहाल के लिए एसेट्स के लिए सिर्फ 2 चीजें याद रखो कि एसेट्स 2 टाइप के होते हैं, एक नॉन करंट एसेट्स और दूसरा करंट एसेट्स। ना इसका मतलब क्या है, जो एसेट्स विद इन 1 ईयर जो कैश में कन्वर्ट होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, करंट एसेट्स, और जो एसेट्स 1 साल तक हम लोग ज्यादा यूज करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, नॉन करंट एसेट्स। जैसे एग्जांपल तुम लोग अगर यही लोगे, देखो लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, इन्वेस्टमेंट, ये जो तीनों एसेट्स है इसको हम लोग लॉन्गर पीरियड के लिए यूज करते हैं, तो ये कौन से एसेट हो जाएगी, हमारी नॉन करंट एसेट्स। और ये इन्वेंट्रीज, डेटर्स, बिल रिसीवेबल, कैश, बैंक, ये चेंजेस होते ही रहते हैं। डेटर्स है फिर वापस चेंज हो गया, कैश है पैसा चेंज हो गया, बैंक में निकाल लिया पैसा चेंज हो गया, वो हम लोग यूज करते हैं लेस देन 1 ईयर, तो वो हमारे लिए कौन सा एसेट हो जाएगा, करंट एसेट्स। तो
मेन हेडिंग के हिसाब से देखो यहाँ पर भी एक टोटल आ जाएगा जिसको हम लोग क्या दे देंगे बी, और यहाँ जो टोटल है और ये जो टोटल है हमेशा क्या आएगा, सेम आएगा। ठीक है, तो अगेन बैलेंस शीट के मेन हेडिंग्स तुम लोग याद रखो। इक्विटी एंड लायबिलिटीज में 3 मेन हेडिंग्स तुम्हें याद रखनी है। शेयर होल्डर्स फंड, सेकंड है नॉन करंट लायबिलिटीज और थर्ड है करंट लायबिलिटीज। और एसेट्स में तुम्हें 2 चीज याद रखनी है, नॉन करंट एसेट्स और दूसरे करंट एसेट्स। ठीक है, ये आया तुम्हें समझ में, है ना। अब और अगर जैसे देखो फॉर एग्जांपल नॉन करंट एसेट्स में क्या क्या आएगा वो भी मैंने तुम्हें बता दिया कि ये सारी चीजें नॉन करंट एसेट्स में जाएंगे और ये सारी चीजें किस में जाएंगे, करंट एसेट्स में। फिर ये जो हम लोग कैपिटल लिखते हैं कंपनी के लिए, 2 टाइप का कैपिटल होता है, एक इक्विटी और दूसरा प्रेफरेंस। वो दोनों किस में आएंगे, शेयर कैपिटल में। और ये जो जितने भी टाइप्स के रिजर्व्स वगैरह होते हैं वो सब किस में चले जाएंगे, रिजर्व्स एंड सरप्लस में। फिर नॉन करंट लायबिलिटीज में तुमने एक नाम सुना होगा, डिबेंचर्स। तो ये जो बैंक लोन और डिबेंचर्स ये दोनों किस में जाते हैं, नॉन करंट लायबिलिटीज में। फिर ये क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल ये किस में जाते हैं, तो करंट लायबिलिटीज में। ठीक है, याद रहेगा। एक छोटा सा फॉर्मेट है, वो फॉर्मेट भी तुम लोग कॉपी कर लो और क्या क्या आता है थोड़ा थोड़ा मैंने तुम्हें बता दिया है, तो उतना ही याद रखो ताकि हमारा जो बी पार्ट का जो फर्स्ट चैप्टर है वो बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलो एक बार ये कॉपी करो तुम लोग भी। अब बैलेंस शीट का फॉर्मेट देखने के बाद अब हम लोग देखेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस का क्या फॉर्मेट है ना। प्रॉफिट एंड लॉस के जो फॉर्मेट्स है वो तुम्हें थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। क्यों? बिकॉज जो हम लोग जो बी पार्ट का जो फर्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसमें बैलेंस शीट का फॉर्मेट तो रेडीमेड आ जाता है, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट पहले तुम्हें बनाना होता है, कन्वर्ट करना होता है और उसके बाद तुम्हें आगे का प्रोसीजर करना है। ठीक है, तो हम लोग पहले क्या करेंगे, जो हम लोग ने 11th में सीखा था पहले एक बार वो देख लेते हैं। देखो 11th में हम लोग ने ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये दोनों चीज़ें सीखी थी, करेक्ट। जिसने भी किया होगा उसको ध्यान होगा कि तुम लोग ने ये दोनों चीज़ें पढ़ी थी ना। इस अकाउंट में क्या पढ़ा था वो देखते हैं हम लोग। देखो ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे पहले हम लोग क्या लिखते थे, तो लिखते थे हम लोग ओपनिंग स्टॉक। फिर हम लोग क्या लिखते थे, परचेज। ये साइड हम लोग क्या लिखते थे, सेल्स। फिर हम लोग क्या लिखते थे, क्लोजिंग स्टॉक। फिर यहाँ पर हम लोग सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखते थे। नाउ डायरेक्ट एक्सपेंस कौन से होते थे, जैसे वेजेस हो गया, कैरेज इनवर्ड हो गया, पावर हो गया, फ्रेट हो गया, ये सारे हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस थे। फिर हम फर्स्ट पार्ट को क्लोज करते थे तो क्या मिलता था हमें, ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, याद आ रहा है, ग्रॉस प्रॉफिट। फिर हम यहाँ पर इसका जो पार्ट ब्रॉड फॉरवर्ड करते थे ग्रॉस प्रॉफिट का। फिर डेबिट साइड में हम लोग लिखते थे सारे हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, यहाँ पर हम लोग क्या लिखते थे, सब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ना। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्या क्या आता था, तो अगर मैं इसको हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे हम लोग लिखते थे सारे ऑफिस के खर्चे, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के खर्चे मतलब बिजनेस चलाने के खर्चे, फिर अपने गुड्स बेचने के खर्चे जैसे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारे खर्चे हम लोग लिखते थे। ठीक है, फिर हम जो इंटरेस्ट पे करते थे वो भी हम लोग लिखते थे यहीं पर, जो हमने इंटरेस्ट पे किया है। फिर ऑफिस सैलरी में जैसे या तो ये पार्ट लिख दो, या फिर जैसे हम लोग ऑफिस वगैरह में सैलरी पे करते हैं, रेंट पे करते हैं, ये सारी चीज़ें आ जाएगी। फिर टैक्स वगैरह पे करते हैं, ये सब हम लोग लिखते थे हमारे प्रॉफिट एंड लॉस में। और क्रेडिट साइड में हम क्या लिखते थे, तो जो भी हमारी इनकम रिसीव होती थी, जैसे हमें डिस्काउंट मिला तो क्रेडिट साइड में लिखते थे, कमीशन हमें मिला तो हम लोग क्रेडिट साइड में लिखते थे, इंटरेस्ट हमें मिला तो हम लोग क्रेडिट साइड में लिखते थे। मतलब जो भी इनकम थी वो हम लिखते थे हमारे क्रेडिट साइड में, और जो हमारे एक्सपेंसेस थे वो हम लोग लिखते थे हमारे डेबिट साइड में। और फाइनली फिर हमें यहाँ पे क्या मिलता था, हमारा नेट प्रॉफिट। ठीक है, टैक्स माइनस करने के बाद अपना जो आंसर आता था वो आता था नेट प्रॉफिट। अब हम इस चीज को किस में कन्वर्ट करेंगे, वर्टिकल में कन्वर्ट करेंगे। अब वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो सबसे पहले हम लोग देखते हैं हमारे वर्टिकल में क्या आएगा। स्टार्टिंग में पहले ऊपर लिख देंगे हम लोग वर्टिकल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वर्टिकल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है,
सबसे फर्स्ट इसमें हम लोग लिखते थे, वो फॉर्मेट सब अपना सेम रहेगा जैसे अभी अपने बैलेंस शीट में देखा था। पर्टिकुलर्स यहाँ लिखेंगे, यहाँ पे नोट नंबर लिखेंगे करंट ईयर का, और यहाँ पे आ जाएगा मेरा प्रीवियस ईयर का। सबसे फर्स्ट हम लोग यहाँ पे क्या लिखते हैं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। याद करते जाना, बिकॉज ये तो तुम्हारे शायद याद होगा, लेकिन अब ये तुम्हें फॉर्मेट याद रखना है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। नाउ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में क्या आएगा, तो हमारे जो सेल्स है, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, कहाँ लिखते हैं हम लोग, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में। ठीक है, तो अब मैं ये कहाँ लिख दूँ, तुम्हारे ये ब्रैकेट में लिख देता हूँ कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में क्या आएगा, तो सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। ये कहाँ चला गया अपना, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में, इसमें इतने। फिर इसमें हम लोग ऐड करेंगे, क्या लिखते हैं, अदर इनकम। अदर इनकम। ना अदर इनकम कौन सी, देखो जितने भी हम लोग ये प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में लिखते थे, ये सारी चीज कहाँ चली जाएगी, हमारे अदर इनकम में चली जाएगी। क्या क्या आएगा देखो, डिस्काउंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, ये सारी चीजें किस में चले गई, अदर इनकम में। तो ये दो पार्ट तो इजीली याद हो गया। फर्स्ट पार्ट क्या है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, सेकेंड पार्ट क्या है, अदर इनकम। ये दोनों ऐड करने के बाद अपने को जो आंसर आएगा उसको हम लोग क्या लिखेंगे, टोटल रेवेन्यू। और ये टोटल रेवेन्यू को हम लोग लिख देंगे ए वाला पार्ट। ठीक है, डबल लाइन नहीं करोगे तो भी चलेगा, सिंगल लाइन, बिकॉज अभी ये क्वेश्चन यहाँ पे खत्म नहीं हुआ है, अभी तो फॉर्मेट अपना चल रहा है। तो फर्स्ट पार्ट क्या आ गया, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ऐड क्या करेंगे उसमें, अदर इनकम। फिर अपने को क्या मिल जाएगा, टोटल रेवेन्यू। अब इसमें जो सेकेंड पार्ट है वो हमारे होते हैं सारे एक्सपेंसेस, सारे एक्सपेंसेस। फर्स्ट देखो क्या है इसमें, फर्स्ट है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, इसको ऐसे ही याद रखना। इसमें क्या आता है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। देखो ये वाला ओपनिंग क्लोजिंग इसमें नहीं आ रहा है, इसमें कौन सा रॉ मटेरियल, इसका ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक जा रहा है तो रॉ मटेरियल का ना। रॉ मटेरियल क्या होता है, जो कंपनी मैन्युफैक्चर करने के लिए जो कच्चा माल खरीदते हैं उसको हम लोग कहते हैं रॉ मटेरियल। उन कच्चे माल से हम लोग क्या बनाते हैं, हम लोग बनाते हैं फिनिश्ड गुड्स। ठीक है, तो अपना जो फर्स्ट पार्ट है वो क्या आएगा, तो वो आएगा कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड इसमें क्या आएगा, परचेज। परचेज कौन सा, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। यहां पे क्या चीज आएगी, तो ये वाला परचेज जो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस में लिखते हैं, ये वाला परचेज आएगा यहां पर। तो वो क्या हो गया, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। फिर जो थर्ड पार्ट है इसका, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, इसके बाद चेंज इन इन्वेंट्री। चेंज इन इन्वेंट्री। नाउ चेंज इन इन्वेंट्री का मतलब होगा हमारा ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक। कौन सा ओपनिंग स्टॉक, ये ओपनिंग स्टॉक माइनस ये क्लोजिंग स्टॉक, ये आ जाएगा चेंज इन इन्वेंट्री, चेंजेस इन इन्वेंट्री। चलो ये तीन पार्ट तो आई थिंक तुम्हें इजीली याद हो जाएगा। फर्स्ट पार्ट क्या था, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। सेकेंड पार्ट क्या है, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। थर्ड पार्ट क्या है, चेंजेस इन इन्वेंट्री। अब देखते हैं हम लोग इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट आता है एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, सी नाम से पता चल रहा है एम्प्लॉय को बेनिफिट, मतलब एम्प्लॉय को जो हम लोग खर्चा पे करते हैं, एक्सपेंस हम लोग देते हैं, वो हमारे लिए किस में आएगा, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में। जैसे हम लोग हमारे एम्प्लॉय को क्या पे करते हैं, हम लोग वेजेस पे करते हैं, हम लोग यहाँ पे उनको सैलरी पे करते हैं। एम्प्लॉय की बात करो जो हमारे यहाँ पे 2400 घंटे या जितने भी घंटे काम करते हो वो हमारे कौन हो जाते हैं, एम्प्लॉयज़ हो जाते हैं। तो एम्प्लॉयज़ को जो हम पे करते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बताया वेजेस हो गया, सैलरी हो गया, हम उनको बोनस देते हैं, उनके लिए कभी वेलफेयर एक्सपेंसेस, सोशल वेलफेयर एक्सपेंसेस खर्चा करते हैं। ये सारे एक्सपेंसेस किस में चले जाएंगे, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में। ठीक है, फिर इसके बाद चलो और भी पढ़ेंगे हम लोग इसमें। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस के बाद हमें इसमें याद रखना है फाइनेंस कॉस्ट। फाइनेंस कॉस्ट याद रहेगा। फाइनेंस कॉस्ट का मतलब ये जो हम लोग इंटरेस्ट पे करते हैं, वापस याद रखना, इंटरेस्ट रिसीव्ड वाला नहीं, जो हम लोग इंटरेस्ट पे करते हैं, बिकॉज ये सब तो कहाँ चला गया है, अदर इनकम में। अब हम लोग सिर्फ क्या लिख रहे हैं, एक्सपेंसेस।
तो इंटरेस्ट इसमें किस में चला जाएगा, फाइनेंस कॉस्ट में चला जाएगा, वो भी इंटरेस्ट पेड, ये भी हो गया। फाइनेंस कॉस्ट के बाद इसमें आता है डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस। क्या होता है, बहुत बड़ा नाम आ गया है? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखो डेप्रिसिएशन, ये तो तुम्हें पता है 11th में पढ़ते थे हम लोग, एसेट पे हम लोग क्या चार्ज करते थे, डेप्रिसिएशन चार्ज करते थे। और वो डेप्रिसिएशन का सेकेंड इफेक्ट कहाँ लिखते थे हम लोग, तो हम लोग लिखते थे हमारे प्रॉफिट एंड लॉस में। तो ये जो डेप्रिसिएशन वाला पार्ट है ये कहाँ चला जाएगा, इसमें। फिर ये एमोर्टाइजेशन क्या होता है, जो गुडविल मतलब क्या, इनटेंजिबल एसेट्स, हम इनटेंजिबल एसेट्स को भी क्या करते हैं, राइट ऑफ करते हैं, मतलब उसकी वैल्यू अपनी बुक से कम करते जाते हैं। तो जो एसेट दिखता है उस पे तो हम लोग क्या लगाते हैं, डेप्रिसिएशन। जो एसेट नहीं दिखता है, जिसको हम लोग इनटेंजिबल एसेट बोलते हैं, उस पे हम लोग क्या लगाते हैं, एमोर्टाइजेशन। उसकी जो वैल्यू कम करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, एमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस ये हो गया। और इसके बाद जो 7th पार्ट है वो है अदर एक्सपेंसेस। मतलब तुम्हारा मेन हेडिंग क्या है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। तुम लोग अभी वो जो चैप्टर खट गया है तो तुम्हारे इसमें इतना कुछ भी नहीं आएगा। परचेज आ सकता है, चेंजेस इन इन्वेंट्री आ सकता है, एम्प्लॉय बेनिफिट, फाइनेंस कॉस्ट, डेप्रिसिएशन, अदर एक्सपेंस। ना अदर एक्सपेंस में समझना यहाँ पे जितने भी एक्सपेंसेस बच गए, देखो ये हो चुका है, सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक सब कुछ हो चुका है, सैलरी भी चला गया। अब वेजेस, सॉरी कैरेज इनवर्ड, पावर, फ्रेट, फिर यहाँ पे ऑफिस, एडमिन, सेलिंग के जितने भी खर्चे, सैलरी, रेंट वगैरह सब कुछ, वो कहाँ लिखना है, हमें अदर एक्सपेंस में लिखना है। ठीक है, फिर ये सबका जो टोटल आएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, टोटल एक्सपेंसेस। इसको हम लोग क्या लिखेंगे, बी। ये मेरा आ जाएगा ये वाला टोटल। तो अब टोटल रेवेन्यू आ गया है, टोटल एक्सपेंसेस आ गया है, तो अपने को नेक्स्ट क्या मिलेगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे आएगा, तो A माइनस बी। बताओ A क्या था, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंसेस, मतलब हमारी इनकम में से हमने एक्सपेंस माइनस किया तो क्या आ गया, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। क्यों, हमें अभी तक टैक्स और माइनस करना है, तो टैक्स भी इसमें से जब माइनस करेंगे तो लास्ट का आंसर जो बचेगा वो होगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, और जो मेरा फाइनल आंसर है। ठीक है, आया समझ में। तो तुम्हें हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट को अब किस में पढ़ना है, वर्टिकल फॉर्मेट में। क्यों सिखा रहा हूँ तुम्हें, बिकॉज जो हम लोग सेकेंड पार्ट का फर्स्ट चैप्टर जो पढ़ेंगे उसमें ये सब चीज़ें काम आने वाली है। ठीक है, तो फिर से एक बार छोटा सा हम लोग याद कर लेते हैं। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, मेन मेजर हेडिंग क्या क्या आएगा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। एक चीज़ और फॉर्मेट के हिसाब से ये ठीक है। जो फर्स्ट चैप्टर आने वाला है ना, उसमें सिर्फ तुम्हें ये याद रखना है कि ये एक्सपेंसेस है सारे। मतलब देखो, मैं अगर हमें ये फॉर्मेट में करना होता तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं थी, हमें करना है ये फॉर्मेट में। तो पहले ये फॉर्मेट बनाने आना चाहिए। तुम्हें क्या पता होना चाहिए कि टोटल रेवेन्यू को हम लोग एक साथ लिखते हैं और जितने भी एक्सपेंसेस है उसको एक साथ लिखते हैं, और वो कितने हेडिंग्स में आता है, 7 हेडिंग्स में आता है। तो फटाफट इतना सा याद कर लो, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब क्या होता है, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। अदर इनकम में क्या आ जाती है, जितनी भी मेरी इनकम है वो सब चले जाएगी अदर इनकम में, फिर टोटल क्या आ जाएगा, टोटल रेवेन्यू। एक्सपेंसेस में ये 7 पार्ट है, लेकिन क्वेश्चंस में देखना इतने नहीं आएंगे, 2 या 3 पूछेंगे, सिर्फ उतना सा याद रखना है। पर सीक्वेंस वाइज तुम्हें याद रखना है, वो एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, सीक्वेंस वाइज याद रखना है। और फिर टैक्स दिया होगा, टैक्स माइनस कर देंगे, लास्ट में आंसर आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो फटाफट से तुम लोग भी ये नोट डाउन कर दो, ये जो फॉर्मेट दिया हुआ है। अगेन ये भी लिखना, कभी अगर तुम्हें रेफर करना पड़े तो ये भी होना चाहिए साथ में, और ये भी लिख लो। और फिर बैलेंस शीट का और प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट अगर हो सके तो छोटा छोटा फॉर्मेट करके इसको याद कर लो, बिकॉज 100% मैं बोल रहा हूँ कि जो हम लोग अभी नेक्स्ट जो चैप्टर करने वाले हैं उसमें वो बहुत हेल्पफुल है। और नेक्स्ट चैप्टर बहुत इजी है, लेकिन सिर्फ ये फॉर्मेट अगर तुम्हें नहीं आया और वो चैप्टर टफ हो गया, मैं नहीं चाहता हूँ वैसा सीन होना चाहिए। तो भले ही RBSC ने एक चैप्टर डिलीट कर दिया है, पर हम लोग वो पढ़ेंगे बिकॉज हमारे लिए वो फ़ायदेमंद है। ठीक है, चलो अब ये कॉपी करो फटाफट।